गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अभिलाषा क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आए हैं, जहां पर मैं आपके सामने क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसका पार्ट 1, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल 1 है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। इसी के बारे में इसके बाद में आपके मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 आएंगे, जिसमें इसके आगे के लेक्चर्स आप लोगों को मिल पाएंगे। ये पहली क्लास है, इसलिए इसमें ज्यादा डेप्थ में ना जाकर सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा गया है। इंट्रोडक्शन के नाम पे मैंने आप लोगों को जो हमारे दिमाग में बेसिक क्वेरीज रहती हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, क्या एग्रीकल्चर और फार्मिंग दोनों एक ही चीजें हैं, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, या फिर ये जानना चाहें कि पल्सेस क्या होती हैं, वेजिटेबल्स क्या होती हैं, सीरियल्स क्या होते हैं। आज की डेट में हम लोग इन सब चीजों का यूज तो बहुत करते हैं, पर हम इनकी बेसिक ही नहीं जानते कि किसमें क्या चीज आती है। तो आइए इस वाली पीपीटी में या फिर इस मॉड्यूल के चलते हम इसमें आगे चलते हैं। तो हाइलाइट्स ऑफ द मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर क्या है, देन फार्मिंग क्या है, क्रॉप्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्रॉप क्या होती है। देन एनिमल हस्बेंड्री, वैसे तो आप लोगों के चैप्टर 8 में एनिमल हस्बेंड्री को ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है, सिंस ये फार्मिंग का ही पार्ट आता है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताना सही समझा। दूसरा, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमारे इंडिया में बेसिक 2 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं, एक राबी और एक खरीफ। अब ये होते क्या है, इनमें किस तरीके की क्रॉप्स आती हैं, ये मैं आप लोगों के सामने आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट है व्हाट आर सीरियल्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस एक्सेट्रा, ठीक, इनके बारे में हम लोग एक डिटेल्ड व्यू लेंगे। चलिए इस सीरीज में आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर देखिए ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, एग्री और कल्चर, ठीक। तो एग्री का मतलब है यहाँ पर क्रॉप्स, क्या मतलब है, क्रॉप्स, और कल्चर का मतलब है प्रोडक्शन। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर कह रहे हैं। इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, rearing of animals and provide food, wool and other products। तो आप लोग देख रहे हैं कि जहां पर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों ही चीजों की बात की गई है, यानी कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स भी इसी में आ जाता है और इसमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी डाला गया है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए एनिमल हस्बेंड्री का भी थोड़ा पार्ट डाला है। तो यही होती है ऐसी साइंस या प्रैक्टिस जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग यानी कि फार्मिंग के अंदर दोनों ही चीजें आ जाएंगी, जहां पर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स भी आता है और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी आता है। अब रियरिंग ऑफ एनिमल्स क्यों करनी पड़ेगी हमें, रियरिंग ऑफ एनिमल्स इसलिए करनी पड़ेगी जिससे कि हम लोगों को क्या मिल पाए, वूल मिल पाए। आप लोगों को पता है कि आप लोग 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को एनिमल्स को रियर करना पड़ता है, ठीक। बाकी हम बात करेंगे क्रॉप्स के ऊपर आगे, ठीक। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक बेसिक विलेज का सीन लगाया है, जहां पर आप देख रहे हैं कि आधुनिक उपकरणों के साथ में यहाँ पर क्या की जा रही है, फार्मिंग की जा रही है। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज फार्मिंग, फार्मिंग इज ग्रोइंग क्रॉप एंड कीपिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक। जैसे कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर में जाना कि एग्रीकल्चर के अंदर फार्मिंग फार्मिंग ही आती है, और फार्मिंग के अंदर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और कीपिंग ऑफ एनिमल्स दोनों ही आते हैं, ठीक। और किस लिए आते हैं, जिससे कि हमें फूड और रॉ मटेरियल मिल सके, ठीक। रॉ मटेरियल क्या है, जैसे कि हम लोगों को रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल हो गया वीट, ठीक है। और ये वीट हमें कहाँ से मिलेगा, फार्म से,
ठीक है, कहां से मिलेगा? फार्म से मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? फार्मिंग। ठीक, फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मिंग जो है एक पार्ट है एग्रीकल्चर का। उसके बाद अब देखो, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये फार्मिंग और एग्रीकल्चर तो दोनों एक ही जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। सबसे पहले देखो, एग्रीकल्चर इज कवरिंग अ वास्ट एरिया। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो एक बड़ा एरिया को कवर करती है, जिसके अंदर प्रोडक्शन तो आता ही आता है, साथ के साथ में उस क्रॉप से रिलेटेड रिसर्च भी आती है। ठीक, अब ये रिसर्च किस बात की? फार्मिंग में तो बेचारे जो किसान होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं, उसमें क्या रिसर्च करेंगे वो? तो उनके हिस्से की जो रिसर्च है वो कौन करते हैं? जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं वो इससे ऊपर रिसर्च करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन से बेस्ट क्वालिटीज के सीड रहेंगे जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो और बढ़ाया जा सके। ठीक, और रिसर्च के साथ साथ में उसके डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, ऐसे एरियाज हैं कई सारे जहां पर पानी की कमी होती है, तो ऐसी क्रॉप उगाई जाए जो कि कम पानी में भी और उग सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक, फार्मिंग में हम सिर्फ क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है वो किसमें की जाती है? एग्रीकल्चर में। तभी इसको क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है। क्या बोला गया है? साइंस। ठीक, फार्मिंग इज इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। फार्मिंग का क्या मतलब हो गया? जहां पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को जहां इम्प्लीमेंट किया जाए वो क्या हो गई? फार्मिंग हो गई वो। ठीक, अब देखो, व्हाट आर क्रॉप्स। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ आ गए हैं, हम लोग क्रॉप्स को जानने लगे हैं। ऐसे तो आप लोगों की जो बुकलेट है उसके अंदर भी डेफिनेशन दी गई है इसकी, कि जब एक ही तरीके के प्लांट्स को एक बहुत बड़े एरिया पे एक साथ उगाया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। ठीक, इसको और देख लेते हैं। अ कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन ऑन लार्ज स्केल commercially and harvested extensively for profit and subsistence is known as a crop. ठीक, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में हम लोगों ने क्या उगाया? क्रॉप उगाया। ठीक है, अब ये क्रॉप क्यों उगाया? हमने क्यों इतनी मेहनत की, पानी डाला, ठीक है, बीज लाए, सेलेक्ट किया, इतनी रिसर्च की, इतनी डेवलपमेंट की, क्यों कर रहे हैं हम ये सब? जिससे कि जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की। अब इसमें हर इंसान तो अपने लिए एक एक गेहूं का, मतलब अपने हिसाब का गेहूं नहीं उगा सकता, तो उन सब के लिए ये काम कौन करते हैं? फार्मर्स करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कल्टिवेटेड प्लांट, कोई भी एक प्लांट ले लीजिए, जैसे कि वीट है। अब वीट को ही हमने क्या किया? बहुत बड़े एरिया में ग्रो कर दिया, तो यही क्या हो गई? क्रॉप हो गई। व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट इज ग्रो इन अ लार्ज स्केल, दिस इज नोन एज अ क्रॉप। ठीक, अब ये क्रॉप को ग्रो हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि उसे बेचा जा सके, कॉमर्शियलाइज करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उसको क्या कर सके? बेच सके, और बेच करने से क्या होगा? हम लोगों को प्रॉफिट होगा। हम लोग अपनी जो क्रॉप्स होती है वो इंडिया में ही नहीं बाकी बाहर भी बेचते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी में एडवांसमेंट होता है। ठीक, तो ये क्रॉप थी। के बाद रीजन टू ग्रो क्रॉप, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या ग्रो करनी पड़ती है? क्रॉप ग्रो करनी पड़ती है। अब दूसरा रीजन क्या हो गया? एवरी वन कैन नॉट ग्रो क्रॉप फॉर हिमसेल्फ। सिंस एवरी, जो हर एक इंसान है वो अपने लिए क्रॉप ग्रो नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें उनके लिए ये काम करना पड़ता है। दूसरा, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, फार्मर्स के लिए क्या है? ये एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, ये इसके थ्रू हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, जिससे कि हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो अच्छी हैं, इसमें क्या एडवांसमेंट किया जा सकता है, ये सारी बातें। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, जिसके जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि
अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रेज्ड ऑन अ फार्म आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल को रखना होता है, उसकी ब्रीडिंग करनी होती है, ठीक, और उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीजें करने के बाद में हम लोगों को एक प्रोडक्ट देता है वो। अब जैसे कि हमने एक बफेलो को रख रखा है, ठीक है, तो बफेलो को हम लोग खाना खिलाएंगे, ठीक है, उसके सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तब वो जाकर हम लोगों को क्या देगी, मिल्क देगी, ठीक है। ऐसे ही शीप के लिए, शीप को हम खाना खिलाएंगे, चराएंगे, घुमाएंगे सब, उसके बाद में वो एक सीजन में जाके हमको क्या देगी, वूल देगी, ठीक। तो ऐसे ही अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रेज्ड ऑन अ फार्म कॉल्ड लाइव स्टॉक। अच्छा, आप लोगों ने सबने फार्म हाउस का नाम सुना होगा, है ना। फार्म हाउस क्या होता है, अब ऐसी जगह जहां पर हमने क्या किया, थोड़े एरिया में तो हम लोगों ने क्या कर ली, क्रॉप ग्रो कर ली, थोड़े एरिया में हमने क्या किया, क्रॉप ग्रो कर ली, और बाकी एरिया में हम लोगों ने क्या बना दिए, शेड्स बना दिए, ठीक। अब देखो, जिनके फार्म हाउसेस वगैरह होते हैं वो लोग क्या करते हैं, घोड़े पाल लेते हैं, ठीक है, कुछ शीप्स पाल लेते हैं, गोट्स रख लेते हैं, ठीक। तो वो लोग, ये जो यहाँ पर अलग अलग जो एनिमल्स को रखा गया है, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, लाइफ स्टॉक, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग एक ही तरीके के जो क्रॉप थी जिनको हम ग्रो कर रहे थे, उनको क्या बोल रहे थे हम, क्रॉप। एक ही तरीके के प्लांट्स जो थे जिनको हम ग्रो कर रहे थे उनको हम बोल रहे थे क्रॉप, ठीक है। लेकिन अब जब हम एक ही तरीके के एनिमल्स जिनको हम साथ में रख रहे हैं तो उनको हम क्या कह रहे हैं, लाइफ स्टॉक, ठीक। एनिमल हस्बेंड्री रेफर्स टू द रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक। अब यहाँ पर लाइफ स्टॉक को रेज करना मतलब उन्हें क्या नाम है, बड़ा करना, ग्रो करना, और उनके साथ में उसकी ब्रीडिंग करवाना, ठीक है। ब्रीडिंग करवाना मतलब कि बेस्ट क्वालिटी का जो मेल है उसको सेलेक्ट करना और फिर उसके साथ में उनको उनको रिप्रोड्यूस करवाना, जिससे कि क्या हो, एक ही तरीके का जीन जो है वो आगे फॉरवर्ड हो पाए। उसके बाद मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स, ठीक। अब उनको ग्रो करना है तो उनका केयर भी करना होगा, तो यहाँ पर मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ एनिमल्स आ जाता है। मेंटेनिंग जेनेटिक क्वालिटीज टू अर्न प्रॉफिट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जेनेटिक क्वालिटीज का बहुत इम्पैक्ट है, ठीक है। जेनेटिक क्वालिटीज होती क्या है, अब जैसे कि मैं गोरी हूँ, ठीक है, कोई और जो है वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन में है, ठीक है। अगर कोई और इंसान होगा, जैसे कि एक जो डॉग है उसकी काफी अच्छी ब्रीड है, ठीक है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत बढ़िया भौंकता है, ठीक है, तो हम कैसा जाएंगे, और एक जो दूसरा वाला है उसकी आवाज भी नहीं निकलती और बहुत छोटा सा है, दिखाई भी नहीं देता, तो हम कौन सा वाला चाहेंगे, जो बड़ा है, मस्क्यूलर है वो। तो जो मस्क्यूलर है उसको चाहने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगी, उसकी जैसी जेनेटिक क्वालिटीज चाहिए होंगी, क्योंकि ये वाला जो जीन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, उसकी जीन में प्रेजेंट होगा। तो हम लोगों को उसके जो जेनेटिक मेकअप है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को क्या मिले, प्रॉफिट मिले। आप लोगों ने देखा होगा जो जर्मन शेफर्ड डॉग होते हैं, प्योर जर्मन शेफर्ड ब्रीड, उसके लिए हम लोगों को अच्छे पैसे मिलते हैं। बल्कि आपने देखे होंगे कुछ देसी टाइप के जो डॉग्स होते हैं वो यहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स की तरह घूमते रहते हैं, उनको तो कोई नहीं पालता, ठीक है। तो यहाँ पर खेल क्या है, सारा का सारा जेनेटिक क्वालिटीज का। आप देखो, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, ठीक। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडिया में मेजरली दो क्रॉपिंग पैटर्न्स चलते हैं, राबी एंड खरीफ, ठीक है। तो जो राबी क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर देख लेते हैं। दीज क्रॉप्स आर ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। अब हमारे इंडिया में विंटर सीजन होता कब से स्टार्ट है, सितंबर, सितंबर में खत्म हो जाता है, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो हम अक्टूबर मान लेते हैं, अक्टूबर से हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा, ये स्प्रिंग सीजन तक, जो कि हम लोग मान लेते हैं कि मार्च तक, ठीक। तो रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हो गई जो कि कहां से स्टार्ट होती है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। अब आप लोगों को पता है कि इस पीरियड में ज्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक। तो बारिश ना हो ऐसी ही क्रॉप, यानी कि ऐसी क्रॉप जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत ना हो, ऐसी क्रॉप्स ही इस टाइम पर क्या की जाती हैं, ग्रो की जाती हैं, ठीक। अब इनके एग्जांपल्स क्या होगा, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सेसमे, पीस एक्सेट्रा। वीट आप लोगों को पता है, ठीक है। बार्ले, मस्टर्ड यानी कि सरसों, सेसमे आपके होते हैं तिल, जिसको आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर के तिल के लड्डू बनते हैं, ठीक। पी होती है आपकी मटर,
तो ये सारे के सारे आप लोगों की क्या हो गई, राबी क्रॉप्स। अभी हम लोगों को सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, राबी क्रॉप को बोला क्या जाता है, विंटर क्रॉप बोला जाता है। इसको सो कब किया जाएगा, अक्टूबर में, और इसको हार्वेस्ट कब किया जाएगा, मार्च में। ठीक, अब देख लो आप लोग, ये मस्टर्ड का है, आप लोगों ने देखा होगा पीले पीले सरसों के फूल होते हैं। ठीक, ये आपकी मटर है, ये वीट है। ठीक, और ये भी वीट है। चलो, उसके बाद खरीफ क्रॉप्स। ठीक, दीज आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून क्रॉप्स। अब मॉनसून में आप जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा रेनी सीजन होता है। क्या होता है, रेनी सीजन। ठीक, अब रेन कब स्टार्ट होती है इंडिया में, जुलाई में। ठीक, तो जुलाई में तो क्या किया जाएगा, इसको सो किया जाएगा, और बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर इसको क्या कर लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब सर्दियां आने से पहले इसको क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। तो सर्दियां आती कब है, नवंबर से पहले, नवंबर के बाद। ठीक, तो नवंबर तक हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको जुलाई में क्या किया जाएगा, सो किया जाएगा, और नवंबर तक क्या कर लिया जाएगा, हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। ये क्या कहलाती है, हमारी खरीफ क्रॉप्स कहलाती हैं। ठीक है, अब सिंस इसको रेनी सीजन में डाला जा रहा है, ठीक है, या फिर रेनी सीजन में ग्रो किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो क्रॉप्स होंगी जिनको क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पैडी। पैडी क्या होता है आपका, राइस। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे जो राइस के खेत होते हैं उसमें काफी अच्छे लेवल तक पानी भरा जाता है। अब इतना सारा पानी अगर हम लोग समर सीजन में लगाएंगे तो फिर पानी की क्वांटिटी, और यहाँ पर जो राइस है उस टाइम पर क्या होगा कि बहुत जल्दी पानी इवेपोरेट भी होगा। ठीक है, तो उस इवेपोरेशन से बचाने के लिए हम लोग इसको किस सीजन में ग्रो कर रहे हैं, मॉनसून सीजन में ग्रो कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद मेज, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा, ये सारे के सारे चीजों के लिए भी हम लोगों को जो वाटर क्वांटिटी है वो ज्यादा चाहिए होती है। इस वजह से इनको हम खरीफ क्रॉप के अंदर ग्रो करते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैद क्रॉप। अब मैडम आपने तो दो ही पैटर्न बताए थे, ये जैद क्रॉप्स कौन सी आ गई, मेन मेन जो पैटर्न्स हैं वो दो ही हैं, राबी और खरीफ। उसके बीच में एक टाइम पीरियड हम लोगों को मिल जाता है जो कि होता है मार्च से लेके जून तक का। कहां पर, मार्च से जून का। अब ये मार्च से जून के बीच में आप लोगों को पता है कि बहुत तेज गर्मी पड़ती है, इसमें जो नॉर्मल क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो नहीं कर सकती। तो इस टाइम पर हम लोग क्या ग्रो करते हैं, मेलन्स ग्रो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स होती हैं जो कि एनिमल्स को चारे के लिए जो क्रॉप्स बनाई जाती हैं या फिर उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक, तो देखो सिंस ये मार्च से जून के बीच में आ रहा है तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, समर क्रॉप्स। ठीक, दे ग्रो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक है, थोड़े से समय के लिए रबी और खरीफ के बीच के टाइम में उगाई जाती हैं। दे आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर सारे आपके मेलन्स वगैरह की फोटो लगी हुई है। अब देखो यहाँ पर हमने तीनों क्रॉप्स के बीच में क्या कर दिया, एक कंपैरिजन कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रबी, खरीफ और जैद। ठीक, यहाँ पर ग्रोन मतलब किस सीजन में इसको सो किया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर में इसको सो किया जाता है। ठीक, इसको कब सो किया जाता है, जुलाई में सो किया जाता है। इसको कब सो करते हैं, मार्च में सो करते हैं। ठीक, इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, मार्च में हार्वेस्ट किया जाता है। इसको हार्वेस्ट कब करेंगे हम लोग, नवंबर में हार्वेस्ट करेंगे। इसको हार्वेस्ट हम जून में करेंगे। तो इससे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो एक फील्ड में रोटेट हो रही हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे आगे चल के, आगे वाले मॉड्यूल्स में, कि इसी चीज को क्या बोला जाता है, क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है, यही सोचो अगर हम लोग राबी क्रॉप्स ही राबी क्रॉप्स उगाते जाए,
ठीक है, तो क्या होगा, राबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए जो हम लोगों को रॉ मटेरियल चाहिए या जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो धीरे धीरे सॉइल में से खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो अब उन सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं उनको रिप्लेनिश होने के लिए टाइम चाहिए, तो उस टाइम में हम क्या ग्रो कर लेते हैं, खरीफ क्रॉप ग्रो कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद में हम लोग अब फिर भी जो फील्ड है उसको खाली नहीं छोड़ते। क्यों खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हम लोगों ने उसको खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, उसमें से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो सारा का सारा चला जाएगा और हमारी जो लैंड है वो धीरे धीरे बैरन होने लगेगी। तो इसीलिए हम लोग बीच के टाइम में भी उसमें क्या उगा लेते हैं, जेड क्रॉप्स। ठीक, ये आप लोगों ने सभी एग्जाम्पल्स पहले भी देखे हुए थे, ये वही एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती होगी कि ये जो सीरियल्स है वो क्या है, वेजिटेबल्स है वो क्या है, फ्रूट्स हैं वो क्या है। ठीक है, क्या अगर हम लोग एक आम का पेड़ लगा दें, ठीक है, तो क्या वो क्रॉप कहलाएगा, या हम बहुत सारे आम के पेड़ लगा दें तो क्या वो क्रॉप कहलाएगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग, हमारा ये खेत था उसमें एक साइड में क्या उगाया, एक आम का पेड़ उगाया। ठीक, तो ये क्या है, ये क्रॉप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एक सिंगल प्लांट है। लेकिन अगर हम लोगों के पास में क्या है, एक पूरी रो है जिसमें आम के पेड़ ही आम के पेड़ लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो बन जाएगी हमारी क्रॉप। ठीक, अब सीरियल्स की बात कर लेते हैं। सीरियल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ सीरियल इज एनी ग्रास कल्टीवेटेड फॉर द एडिबल कंपोनेंट ऑफ इट्स ग्रेन। ठीक है, अब देखो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब वीट उगती है तो वीट किस फॉर्म में उगती है, ग्रास के फॉर्म में उगती है। ठीक है, तो ऐसी ग्रास, ठीक है, ऐसी ग्रास जिसको कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसकी ग्रेन के लिए, ठीक है, ऐसी ग्रास जिसको ग्रो किया जा रहा है किसके लिए, उसके ग्रेन के लिए, यही क्या कहलाती है, सीरियल्स। ठीक, अब सीरियल्स के एग्जाम्पल देख लो, राइस, व्हीट, राई, ओट्स, बार्ले, मिलेट एंड मेज, ये सब क्या हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब देखो वेजिटेबल। ठीक, वेजिटेबल्स आप लोगों को पता है, लेकिन हमें वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड पाया जाए वो सारे के सारे फ्रूट होते हैं, फिर भी हम लोग ब्रिंजल को वेजिटेबल कहते हैं या टमाटो को वेजिटेबल कहते हैं, ये क्यों होता है। तो देखो वेजिटेबल्स की कैटेगरी क्या कहती है, वेजिटेबल्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट दैट आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस और द अदर एनिमल्स एज फूड। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट है, क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट। अब देखो जैसे कि ये कॉर्न जो है ये भी क्या आता है, इसमें देखो एग प्लांट दिया है, ओकरा दिया है, स्वीट कॉर्न दिया है, स्क्वाश, पेपर्स, टोमेटोज। ठीक है, एग प्लांट क्या होता है आप लोगों का, बैंगन, ओकरा मीन्स भिंडी, ठीक, स्क्वाश और पेपर्स, स्क्वाश मतलब जो आप लोगों की लौकी तो रही होती है वो, ठीक, और पेपर्स, पेपर्स यानी कि मिर्ची, और टमाटोज तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, वेजिटेबल्स में आते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स बेसिकली हम उनको कह देते हैं जो कि क्या होते हैं, स्वीट होते हैं और उनको बिना पकाए खाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि दे कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। ठीक, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, फ्रूट कह लेते हैं। अब तुम एग प्लांट को बिना पकाए खा सकते हो, नहीं खा सकते। ठीक है, तुम कॉर्न को तो चलो भून के खा सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसे ही क्या खाने में मजा आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, भिंडी कच्ची खा सकते हो, नहीं खा सकते। तो इन सबको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पकाना पड़ता है, तभी हम इसको खा पाएंगे। वेयर एज जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट होते हैं और उनको हम बिना पकाए खा सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कह दिया जाता है, फ्रूट कह दिया जाता है। अब लास्ट हम बात करेंगे पल्सेस की। ठीक, पल्सेस में एक वर्ड आता है लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब होता है कि ये वाली जो फैमिली है, ठीक है, मतलब ये वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं
कि मान लो किसी भी प्लांट की रूट्स हैं, इस रूट्स में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी नोड्स पाई जाती हैं, ठीक, और इन नोड्स में ही क्या रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, ये करता क्या है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में बात करेंगे। किसमें, नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये बात कर लेते हैं कि अ लेग्यूम प्लांट विच इज यूज्ड एज ड्राइड ग्रेन, द सीड इज कॉल्ड अ पल्स, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनके जो ग्रेन्स होते हैं उनको ड्राइड फॉर्म में यूज किया जाए, ठीक है। अब यही पहले मटर हम लोग हरी होती है तब खा लेते हैं, और फिर जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर हम इसको बना के खा लेते हैं। ये जो दाल वगैरह होती है ये सब कभी भी आपने कच्ची नहीं खाई होंगी, है ना, हमेशा पका के ही खाई होंगी, ठीक। तो हम लोगों को ये क्या मिलती है, ड्राइड फॉर्म में मिलती हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हम लोगों को दाल खाने का मन होता है तब हम लोग इसको बना के खा लेते हैं, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स हो गए बीन्स, लेंटिल्स एंड पीस, ठीक। बीन्स में आप लोगों के राजमा और आप लोगों की मूंग दाल ये सब आ जाएंगी, ठीक। ये आपकी लेंटिल्स आ जाती हैं, लेंटिल्स में आपकी जो मसूर की दाल होगी ये सब आ जाएगी, ठीक। और इसमें पीस में तो आप लोग जानते हैं मटर होती है, ठीक। तो ये आज की आप लोगों की स्लाइड थी, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। एंड आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो बुकलेट है उसमें डेली होमवर्क 1 दिया है, इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी वाली पीपीटी के ऊपर बेस्ड है डेली होमवर्क 1, ठीक। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पीपीटी में, और ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये आप लोगों को करके आना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू क्लास।